नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, गोंडा में होने वाली नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप शुरू होने से पहले उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रतियोगिता शनिवार को शुरू होनी है। इस प्रतियोगिता में 300 पहलवानों को हिस्सा भी लेना था, लेकिन आज शाम को यहां से 6 ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने चैंपियनशिप का बायकॉट कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में यह कदम उठाया है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो दावा कर रहे थे कि ज्यादातर पहलवान उनके साथ हैं, लेकिन ब्रजभूषण पीसी करने वाले थे। अभी तक ब्रजभूषण सिंह की पीसी नहीं हुई है। सभी को इंतजार है कि ब्रजभूषण सिंह पीसी करेंगे और अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों पर जवाब भी देंगे। देश में एक नेशनल होता था और मेरे आने के पहले केवल 3 चैंपियनशिप होती थी। अब नेशनल में क्या है कि हर प्रदेश का एक एक खिलाड़ी लड़ेगा। पहले जो चैंपियन टीम होती थी उसके 2 खिलाड़ी लड़ते थे और अन्य प्रांतों के एक एक खिलाड़ी लड़ते थे, जो अपने प्रदेश को जीत करके आते थे, ट्रायल के माध्यम से आते थे। तो अब ये व्यवस्था समाप्त करके एक एक खिलाड़ी कर दिया गया। अब एक एक खिलाड़ी कर दिया गया, तो जैसे हरियाणा है, वहाँ का हरियाणा का जो 10 नंबर का खिलाड़ी है वो भी जो 10 नंबर का खिलाड़ी है वो भी कुछ राज्यों के खिलाड़ी से अच्छा है। और आप लोग भी टहलेंगे, घूमेंगे। हरियाणा के कम से कम 300 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। आप उनका बयान लीजिए और खिलाड़ियों का बयान लीजिए। वही नंदनी में सर? हाँ, नंदनी में वही चल रहे हैं। ठीक, वही ओपन रहेंगे। थैंक यू। तो दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने कमर कसी हुई है। इसी के साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी गाजीपुर में चुनाव का शंखनाद करते नजर आए। सीएम योगी ने गाजीपुर के मंच से विपक्ष पर कई हमले किए। अपने संबोधन की शुरुआत में सीएम ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया। अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जाती है, इसका जीता जाता उदाहरण गाजीपुर है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रभारी जेपी नड्डा ने यहां पर पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया था और जेपी नड्डा अपने संबोधन में कहते नजर आए कि मेरी आपसे अपील है कि फसली वोटरों से दूर रहिए। भारत ना टेररिज्म करता है, ना सहता है। सबको पता है आतंकवाद शब्द कहां से आया है। और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो वैक्सीन भारत ने बना करके दी और दुनिया तक पहुंचाई। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं बदलता भारत, में बोलता हूं ये है बदलता भारत। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। दवाइयां पहुंचने में 25-25 साल लग गए और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बना दी। और आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका में वैक्सीनेशन 76% हुआ है, यूरोप में वैक्सीनेशन 64% हुआ है, भारत में वैक्सीनेशन टीकाकरण 100% हो गया है, 100% हो गया है। ये भी हमको याद रखना। यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, दुनिया का सबसे तीव्र गति से होने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो वो भारत में है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। 7 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद कमाल आपके पास है। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है। रेलवे की कनेक्टिविटी, मनोज जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय बेहतरीन रेलवे का प्रचार प्रसार हुआ। और साथ साथ यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से अब तो
आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी काशी से गाजीपुर होते हुए ही डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। यानी अब यात्रा के साथ साथ जलमार्ग का यहाँ के किसानों के द्वारा अपने खाद्यान्न को वहां भेजने का एक कार्यक्रम, हर घर नल की योजना हो, हर गरीब के घर में अपना आवास हो, हर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने शहर के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सालों में काम किया, उससे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं, उनमें भारत का 5वां स्थान हासिल किया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया है कि आने वाले दिनों में 1 से 3 की श्रेणी में आ जाएंगे। उनके लिए भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाना ही होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य भी अपनी भूमिका निभा रहा है। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनावों को लेकर के सपा प्रदेश अध्यक्ष कानपुर देहात पहुंचे। नरेश उत्तम ने पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ में बैठक करी और आगे की रणनीतियों पर चर्चा भी हुई है। तो वही मीटिंग के बाद नरेश उत्तम ने कहा कि बीजेपी ने बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बेरोजगारों को किसी भी तरह का रोजगार नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश में 5 विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, 3 स्नातक क्षेत्र के और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के। कानपुर में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कमलेश यादव और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमती प्रियंका जी, इन दोनों को समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में उतारा है। आज मैं कानपुर देहात कार्यालय में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा के लिए आया हूं। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करी। जिले के सिधारी स्थित राहुल प्रेक्षागृह में आयोजित इस बैठक कार्यक्रम में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। संजय निषाद ने भी पार्टी के पदाधिकारियों और समाज के लोगों को उनके हक की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है। तो वहीं संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा का जो 2024 में 80 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट है, उसे पूरा किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में आने के सवाल पर निषाद का कहना है कि वो हमारे बड़े भैया हैं, जिस दिन उनके सलाहकार बदल जाएंगे वो पार्टी में आ जाएंगे। आज की दुनिया अभी आपको रामपुर में सपा नेता आजम खान से संबंधित 2 मामलों में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने बयान दर्ज होने थे, जिसमें पहला मामला अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन आजम खान के अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया और बताया गया कि आजम खान आज कोर्ट नहीं पहुंच सकते। दूसरा मामला भड़काऊ भाषण से संबंधित रहा, जिसमें आजम खान को अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र के बाद 23 जनवरी की तारीख कोर्ट ने आजम परिवार को दी है। देखिए, मुकदमा अपराध संख्या 130/19 थाना शहजाद नगर की थी, जिसमें मोहम्मद आजम खान साहब अभियुक्त थे। उसमें उनका धारा 313 सीआरपीसी का बयान अंकित होना था। दूसरा मामला जो है अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था, जो मुकदमा अपराध संख्या 4/19 थाना गंज की है। 420, 467, 468, 471 आईपीसी की, 120 आईपीसी की है। इन दोनों मामलों में 120 भी दोनों मामलों में 313 सीआरपीसी का बयान अंकित होना था। और जो डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला था, उसमें अब्दुल्ला आजम खां, मोहम्मद आजम खां और श्रीमती तंजीम फातिमा साहब अभियुक्त थी। और भड़काऊ भाषण वाले मामले में केवल आजम खां मुलजिम थे, इनका बयान अंकित होना था। लेकिन आज उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र आया कि जो है आज हम आ नहीं पाएंगे और कार्रवाई को लंबित किया जाए, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23 को तारीख नियत करते हुए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में मशहूर शायर वसीम
वसीम बरेलवी से मुलाकात की है। तो तस्वीरें आपने देखी कि अखिलेश यादव वसीम बरेलवी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। सड़क हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती थे वसीम बरेलवी, जिनकी तस्वीरें आपने देखी है। प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी, सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। बरेलवी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली स्थित आवास पर अखिलेश यादव इस समय मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिक्र यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर परिचर्चा बैठक का आयोजन किया गया। मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में इस बैठक में चर्चा की गई है। विभाग के साथ जुड़े उद्योगों, शैक्षणिक समूहों, स्टार्टअप, इंक्यूबेटर्स और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों, साथ में संगठनों के प्रमुखों के साथ ये परिचर्चा की गई है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भारत के लिए एक परिकल्पना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य दिया गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार जो है इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही, उसी का एक उदाहरण है। हम लोग 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर आने जाने वाले हजारों यात्रियों को रोजाना ओला कैब में सफर के लिए अवैध रूप से पार्किंग चार्ज देना पड़ रहा है, और ये अवैध धंधा पिछले कई महीनों से बदस्तूर चल रहा है। आपको बता दें कि कंपनी अपने बिल में राइडर से 60 रुपए पार्किंग चार्ज वसूल रही है। पिकअप ही नहीं बल्कि ड्रॉप करने के लिए भी पार्किंग चार्ज बिल में वसूला जा रहा है, जबकि उबर और दूसरी टैक्सियों में ऐसा चार्ज नहीं लिया जा रहा। ये सब तब हो रहा है जब रेलवे की ओर से स्टेशन परिसर में पार्किंग पूरी तरीके से फ्री है। जनता टीवी ने इस पूरे मामले में ओला के रीजनल मैनेजर अंकुर त्रिपाठी से बातचीत करी, तो उन्होंने पार्किंग चार्ज के लिए जो बातें हो रही हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे सीधे तौर पर इनकार किया है। ओला वाले जो भी पैसा ले रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। चूंकि अभी हमारा काम चल रहा है, अभी हमने पार्किंग का काम चालू नहीं किया है। इस महीने के एंड तक मैं अपना पार्किंग का काम चालू करूंगा। तो इसके बाद जो है इस महीने का आखिर चालू होगा, तब पैसा जो है तब 60 रुपए ले रहे हैं। आपका शुल्क इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा? इससे बहुत कम है हमारा शुल्क, इससे बहुत कम होगा आपका शुल्क। तो इससे क्या मतलब है कि जो है पब्लिक जो है थोड़ा राहत महसूस करेगी, आप उससे जो है बहुत राहत महसूस करेगी। यूपी में जहां कुंभ की तर्ज पर माघ मेले का आयोजन किया गया, और माघ मेले में जहां श्रद्धालुओं को कुंभ की तर्ज पर ही सुविधाएं देने की कोशिश परिवहन विभाग भी कर रहा है। परिवहन विभाग की इस कोशिश को लेकर श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ठीक ढंग से बैठाया जा रहा है, सभी लोग हमारे कर्मचारी हम लोग बैठा रहे हैं, सवारियां आ रही हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारी हर तरह की बसें आ रही हैं, बसें पर्याप्त हैं। बसें कई कम नहीं, कार्यशाला से लेकर के हर डिपो के लोग लगे हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और बस हम लोगों को भी मिल गया है, और आने वालों के लिए भी बस की व्यवस्था पर्याप्त है। 11 साल से परमानेंट जाते हैं बस में, वो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सभी जगहों से बसें लगाई हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग इधर से बसें और भेज रहे हैं। और अभी तक तो ऐसी
समस्या आई नहीं है। मैं रात में 12 बजे तक मैं स्वयं जो है फील्ड में घूमा हूँ और कहीं भी कोई इस तरह की दिक्कतें आई थी। हर जगह हम लोगों ने पंडाल लगा के अलाव की व्यवस्था की है, यात्री उसमें आराम से बैठ रहे हैं और बसों की पर्याप्त जो है व्यवस्था है। तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के मौजूदा हालातों की अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि जोशीमठ के मकानों में दरारें पड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरार पड़ने वाले भवनों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी तक दरार पड़ने वाले 863 भवनों को चिन्हित किया गया है। तो वहीं 181 घरों को रहने के लिए पूरी तरीके से जो है असुरक्षित करार दे दिया गया है। बीती रात भी भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पानी के रिसाव में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला, जो कि 100 लीटर पर मिनट से भी बढ़कर 250 लीटर पर मिनट पहुंच चुका है। हालांकि ज्यादा ठंड की वजह से प्रशासन ने राहत शिविरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था जरूर की है। विस्थापित परिवारों की अगर बात की जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिली। अब तक 269 परिवारों के 900 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। देखिए, जो लोगों की आशंका कई तरह की है। आप भी जो सवाल कर रहे हैं एक काइंड ऑफ कंजेक्चर ही है कि अगर दरार आ गई तो क्या होगा। जी हाँ, ये हमने तकनीकी संस्थाओं को कहा है कि जो आपका बाईपास जो बन रहा है उसके संबंध में एक रिपोर्ट दे दें कि क्या बाईपास बनने से कोई दिक्कत होगी जोशीमठ की जो स्थिति है उसमें। तो वो सारी रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर निर्णय लेंगे और इसमें शीघ्र हमने रिपोर्ट के लिए कहा है संतक। दूसरी तरफ देहरादून में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पीसी करी। इस दौरान राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर अहम जानकारी साझा हुई है। साथ ही विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में गरीब कल्याण नीति को लेकर चर्चा हुई। तो मीडिया से बातचीत के दौरान मदन कौशिक ने कहा कि हमें जनता का प्यार मिला है, हम चुनाव जीत कर आए हैं। चुनाव प्रचार अभियान में मोदी जी की खास सहभागिता रही और साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा को हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा सफलता मिली है। और इस संकल्प के साथ कि आने वाला समय भारत का है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में हमारे राष्ट्र की छवि बनी है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, ये और मजबूती के साथ आगे बढ़े, इस संकल्प को हमने दोहराया है। बागेश्वर जिले में करौली बैंड से गाजली बिजौरिया गांव तक की सड़क कमीशन खोरी के कारण अधर में लटकी पड़ी है। पीडब्ल्यूडी विभाग की कपकोट इकाई पिछले 5 सालों में मात्र 1.5 किलोमीटर रोड भी पूरी तरीके से खोद नहीं पाई। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भी रोड का काम बंद पड़ा हुआ है। ये पूरा वाकया हम आपको बागेश्वर मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी का बता रहे हैं। मामले में गाजली बिजौरिया गांव के प्रधान समेत कई स्थानीय निवासियों ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। सर, ये रोड जो है हमारी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 651/2015 है ये, और इसको जो है स्वीकृति मिलते मिलते 2019 में इसको जो है वित्तीय स्वीकृति मिल के 14 अगस्त 2019 को इसका काम शुरू हुआ था। 1.5 साल काम शुरू होने के बाद रोड का काम बंद कर दिया इन्होंने। गाँव की स्थिति बहुत डावाडोल है, स्थिति बिल्कुल खराब है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर भी रोड नहीं कटी है। आज तो 4-5 साल होने को जा रहे हैं, तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है। सर, इसके लिए गुनाहगार पीडब्ल्यूडी कपकोट और उसका पूर्व एक्शन श्री संजय पांडे और आनंदानु के सब कॉन्ट्रैक्टर श्री हेमंत सिंह खेतवाल और इस क्षेत्र के माननीय जिला पंचायत सदस्य श्री सुरेश सिंह खेतवाल, इनके द्वारा इसमें काम किया गया और जो पूरी तरह से नहीं किया गया, इनने बीच में ही काम को छोड़। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करें।
सुल्तानपुर से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, 2 युवकों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा। बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच तनातनी। पुलिस अधीक्षक ने लिया मामले का संज्ञान। लंबे इंतजार के बाद मसूरी में हुई बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का लिया आनंद। व्यवसायियों के खिले चेहरे, हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई बर्फबारी। संभल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भेड़िया गिरोह के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लाखों के आभूषण भी बरामद। अमेठी में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर काटा हंगामा। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मगरू पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। मसूरी में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 3 कार सवार हुए घायल। एक की हालत ज्यादा नाजुक, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मिर्जापुर में साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, फेसबुक पेज बनाकर दिया साइबर ठगी को अंजाम। साइबर सेल की कार्रवाई में पटना से हुआ गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए किया खुलासा। आगरा में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन जारी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने शुरू किया प्रदर्शन। मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग। ब्रजभूषण शरण सिंह की बर्खास्तगी की मांग करें कार्यकर्ता। सहारनपुर में अवैध मीट कारोबार को रंगे हाथों पकड़ा गया। अवैध मीट से भरी 3 गाड़ियों को किया गया जब्त। दूसरे प्रदेशों और जिलों में भेजी जा रही थी मीट। झांसी के मऊरानीपुर में पति पत्नी के विवाद में पति ने सड़क पर मोटरसाइकिल में लगाई आग, दो करके जल उठी मोटरसाइकिल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर पहुंची पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने ली बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। पॉपुलेशन, राजनीति, लाभ जैसे तमाम मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।